प्यारे विद्यार्थियों, आज हम साझेदारी के प्रवेश पर ख्याति और उसके संदर्भ में की जाने वाली प्रविष्टियां और इसके अतिरिक्त पूंजी की जो गणना है, चाहे वो नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी की गणना हो या पुराने साझेदारों की पूंजी जो है उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में ज्ञात करना हो, इन सब के बारे में जानकारी इस सेशन में लेने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। नया साझेदार जब भी एडमिशन होता है तो ये 6 महत्वपूर्ण पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। लाभ हानि विभाजन अनुपात, नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी, संचित लाभ, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन और ख्याति का मूल्यांकन तथा नए साझेदार की पूंजी या पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। इसके अंतर्गत पहले 4 पॉइंट हम पूर्व में जानकारी ले चुके हैं। ख्याति अपना चल रहा था, गुडविल किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे, तो ख्याति को ही कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे साझेदारों की पूंजी का समायोजन। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो ख्याति की गणना की विधियां हैं कौन कौन सी है? औसत लाभ विधि, अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट और आपका पूंजीकरण विधि। औसत लाभ विधि यह कहती है कि कुछ वर्षों का लाभ दिया गया होगा, उसमें वर्षों की संख्या का भाग दीजिए, औसत लाभ आ जाएगा, और जितने वर्ष का क्रय कहे उससे गुणा कर दीजिए, स्वतः ही क्या आ जाएगी? आपकी ख्याति। इसके अंतर्गत 2 समायोजनों के बारे में हमने जानकारी ली थी। कौन कौन से? यदि लाभों में असामान्य, असाधारण या ऐसा कहें भविष्य में नहीं होने वाले लाभ हानि शामिल हैं तो उन्हें अलग किया जाएगा। कैसे अलग करेंगे? लाभों को घटा देंगे, हानियों को जोड़ देंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसका हम एवरेज निकाल लेंगे। और इसके पश्चात यदि लाभों में केवल वृद्धि हो या लाभों में केवल कमी हो तो क्या करेंगे? हम औसत के स्थान पर भारित औसत ज्ञात करेंगे। इसकी जानकारी भी हमने ली है। अब बात करेंगे अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। क्या होता है अधिलाभ? औसत लाभों का सामान्य लाभों पर आधिक्य। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया व्यापार में लगाते हैं, कोई नया व्यापार प्रारंभ करते हैं, तो माना कि आपको 10% से 10,000 रुपए का लाभ होने वाला है, लेकिन वास्तव में जो लाभ हो रहा है वो 12,000 का है, 15,000 का है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो साझेदारी में पहले से चला रहा हूं उसके अंतर्गत साझेदार बन रहे हैं। तो नया व्यापार लगाओगे, 1 लाख का 10% 10,000 मिल रहा है, जो व्यापार में पहले से चला रहा हूं उसके अंतर्गत साझेदार बनते हो तो लाभों में 12,000 का हिस्सा मिलने वाला है। तो ये जो डिफरेंस निकल करके आएगा ये क्या होता है? अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट। अधिलाभों से आशय औसत लाभों का सामान्य लाभों पर आधिक्य से है। यानी कि औसत लाभ सामान्य लाभों से जितना अधिक है वही क्या होता है? आपका सुपर प्रॉफिट होता है, अधिलाभ होता है। और ख्याति का मूल्यांकन वास्तविक लाभ के आधार पर नहीं बल्कि अधिलाभों के आधार पर किया जाना कुछ ज़्यादा उचित माना जाता है। इसका रीज़न क्या है कि वास्तविक लाभ तो वह लाभ राशि है जो कुल लाभ जो भी एक फर्म प्राप्त करती है, जबकि अधिलाभ यह कहता है कि सामान्य लाभ तो हम भी कमा लेंगे, कोई अन्य व्यापार करेंगे, आधिक्य कितना मिल रहा है उससे, उस पर हम गुडविल चुका सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। इंग्लिश में लिखा है सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या आ जाएगा? आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणा प्रत्याय दर, क्योंकि औसत लाभ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या करते हैं? कुछ वर्षों का लाभ दिया गया होता है, वर्षों की संख्या का भाग लगाते हैं। लेकिन ये सामान्य लाभ क्या होता है? सामान्य लाभ यानी वह पूंजी लगा करके कोई नया व्यापार प्रारंभ किया जाए तो मोटे मोटे तौर पर यानी सामान्य रूप से कितना लाभ अर्जित हो सकता है, वही उसके प्रत्याय दर जो है उससे गुणा करेंगे पूंजी से। भाई 1 लाख रुपए पूंजी लगाते हो, 10% से रिटर्न आएगा तो सामान्य लाभ 10,000 होगा। और विनियोजित पूंजी कैसे ज्ञात की जाएगी? पूंजी प्लस संचय प्लस लाभ हानि खाते का जमा शेष, अगर नाम शेष है तो वहां से क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? अधिलाभों की गणना। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। सामान्य लाभ प्रश्न में दिया गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो विनियोजित पूंजी गुणा प्रत्याय दर। विनियोजित पूंजी प्रश्न में दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो पूंजी प्लस संचय प्लस लाभ हानि का जमा शेष। इस प्रकार से हम विनियोजित पूंजी ज्ञात कर लेंगे। कैसे? प्रश्न की सहायता से देखते हैं।
एक व्यवसाय की लेखा पुस्तकें यह दर्शाती है 31 दिसंबर 2016 को 5 लाख रुपए फर्म की पूंजी है और पिछले 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार है, कितना? 50,000, 40,000, 55,000, 85,000 और 70,000। ये पिछले 5 वर्षों के लाभ दिए गए हैं, यानी आप पांचों को जोड़ोगे, 5 का भाग लगाओगे तो औसत लाभ जो है स्वतः ही सामने आ जाएगा। आपको व्यवसाय के अधिलाभों के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, अधिलाभों के 3 वर्ष का क्रय, यानी जो अधिलाभ होगा उसको 3 से गुणा करनी है। ख्याति की गणना कीजिए। यदि सामान्य दर, प्रतिफल की सामान्य दर, रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% वार्षिक। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे औसत लाभ, फिर हम निकालेंगे सामान्य लाभ, उसके पश्चात आएगा औसत लाभ और सामान्य लाभ का अंतर, यानी कि अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को क्या करना है? 3 से गुणा। तो पहले हम चलते हैं औसत लाभ की तरफ। ये आपका औसत लाभ कितना दिया गया है? 50 प्लस 40,000 प्लस 55,000 और क्या दिया गया है? 50, 40, 55, 85 और 70,000। बटे में क्या कर देंगे? 5। ये आपका आ जाएगा औसत लाभ। 50 और 40, 90 और 55, 1 45, 1 50, 2 30 और 70 मिलाकर के आ जाएंगे 3 लाख। और जैसे ही आप 5 का भाग लगाओगे यह राशि निकल करके आएगी 60,000, यानी 60,000। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। आपने ने एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ निकाल लिया। जितने वर्षों का लाभ दिया गया है जोड़ेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स का भाग लगा देंगे। इसके पश्चात आ जाएगा सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। और सामान्य लाभ कैसे निकाला जाता है? विनियोजित पूंजी को दर से गुणा की जाती है, गुणा सामान्य प्रत्याय दर। विनियोजित पूंजी कितनी दी गई है प्रश्न में? 5 लाख रुपए। प्रत्याय दर कितनी दी गई है प्रश्न में? 10%। तो कितना आ जाएगा? 50,000 रुपए। तो ये विनियोजित पूंजी हो गई 5 लाख, प्रत्याय दर हो गई आपकी 10%, ये आ जाएगा 50,000, यानी कि 50,000। औसत लाभ 60, सामान्य लाभ 50,000। तो भाई अधिलाभ कितना आ जाएगा? औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य 60,000 50,000 से कितना अधिक है? 10,000। वही क्या है? आपका अधिलाभ है, यानी कि सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है अधिलाभ का? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ये दिया गया था 60,000, सामान्य लाभ दिया गया था 50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? ₹10,000। ये आपका आ गया अधिलाभ। तो क्या अधिलाभ आंसर है? नहीं। प्रश्न में पूछा गया था अधिलाभों के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करनी है और गुडविल की राशि पूछी गई है। तो इसे हम क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। क्या कहा गया है ख्याति के बारे में? अधिलाभों को 3 से गुणा कीजिए। अधिलाभ है 10,000 और जैसे ही आप 3 से गुणा करोगे आंसर आ जाएगा ₹30,000, यानी कि 30,000 रुपए। क्या करना है प्रश्न में? 5 वर्षों के लाभ है, जोड़ेंगे, 5 का भाग लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका औसत लाभ। सामान्य लाभ क्या आएगा? विनियोजित पूंजी को दर से गुणा करती है, तो 50,000 आ जाएगा अपना सामान्य लाभ। और औसत और सामान्य का अंतर, अधिलाभ आएगा सुपर प्रॉफिट, और जैसे ही आप इसको 3 से गुणा करते हो
आपका आंसर आ जाएगा गुडविल यानी कि ख्याति। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पर चलें। देखिए अगला क्या कहता है अपने को, पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। और जो पूंजीकरण विधि है वो औसत लाभों के पूंजीकरण से भी होता है और अधिलाभों यानी कि सुपर प्रॉफिट के पूंजीकरण से भी जो है इसका हल निकाला जा सकता है। तो औसत लाभों का पूंजीकरण कैसे करें, अधिलाभों का पूंजीकरण कैसे करें? सबसे पहले बात करते हैं औसत लाभों का पूंजीकरण। करना क्या है, एवरेज प्रॉफिट को 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न से गुणा करोगे, एक अमाउंट निकल करके आएगी और इसमें से घटाइए विनियोजित पूंजी, तो अमाउंट आ जाएगी ख्याति यानी कि गुडविल। पूंजीकरण विधि जो औसत लाभों के आधार पर है, क्या करना है अपने को, औसत लाभ गुणा 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न, जो अमाउंट आएगा उसमें से विनियोजित पूंजी घटाइए, ये आपका आंसर आ जाएगा गुडविल यानी कि ख्याति। और विनियोजित पूंजी होती क्या है, कुल संपत्तियां ख्याति को छोड़कर माइनस बाह्य दायित्व। अब संपत्तियां मतलब संपत्तियां, हानि यानी कि लॉसेस को नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि P&L का डेबिट बैलेंस जो संपत्ति पक्ष में दिया गया है वो भी ले रहे हो। कुल संपत्तियां, फिक्स असेट्स कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है, करंट असेट्स कितना है, गुडविल को नहीं लेना है। इसमें से बाहरी दायित्व घटा दोगे, विनियोजित पूंजी आ जाएगा, घटाने पर गुडविल की कैलकुलेशन हो जाएगी। किस प्रकार होगी, देखिए एक व्यवसाय पिछले कुछ वर्षों में 1 लाख रुपए औसत लाभ अर्जित करता है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया गया है, ₹1 लाख। आगे लिखा है इसी प्रकार के व्यवसाय में प्रतिफल की सामान्य दर 10% है। रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है, 10%। आगे लिखा है निवल परिसंपत्तियां, शुद्ध संपत्तियों का मूल्य 8,20,000 रुपए है। तो पूंजीगत औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। और औसत लाभों का पूंजीकरण कैसे करते हैं, औसत लाभ 1 लाख गुणा 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, तो ये आ जाएगा 10 लाख। और इसमें से निवल संपत्तियां, निवल परिसंपत्तियों का मतलब होता है कुल संपत्ति माइनस दायित्व। यहां जो शब्द लिखा गया है निवल परिसंपत्तियां कह दें या शुद्ध संपत्तियां कह दें या विनियोजित पूंजी कह दें, एक ही आशय है। क्या आशय है, कुल संपत्तियां माइनस बाहरी दायित्व। कुल संपत्तियों में से बाहरी दायित्व जो है वो घटाए जाए। किस प्रकार से घटाएंगे हम, कैलकुलेशन कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट गुणा 100/10, औसत लाभों का पूंजीकरण कर लिया जाए पहले। तो ये आपको दिया गया है औसत लाभ गुणा 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न। कितना है औसत लाभ, 1 लाख गुणा 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न है 10 यानी कि 10 लाख। और इसमें से क्या घटाना है, विनियोजित पूंजी यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। और कितना दिया गया है विनियोजित पूंजी, 8,20,000 रुपए। 8,20,000 जो है इसमें से घटा दिया जाएगा, ये आपकी आ जाएगी 1,80,000 ख्याति। क्लियर है? क्या करना है, औसत लाभों का पूंजीकरण, एवरेज प्रॉफिट को 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न से गुणा करेंगे, 1 लाख आ जाएगा। विनियोजित पूंजी 8,20,000 घटाओगे, ये आपकी ख्याति की राशि आ जाएगी 1,80,000 रुपए। ये पूंजीकरण विधि, वो भी किसका, औसत लाभों के आधार पर। अब बात करते हैं अधिलाभ का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या करना है, इसमें डायरेक्ट गुडविल निकलेगी, अधिलाभ गुणा 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न, सीधा ख्याति आ जाएगा, कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं घटाना है, क्योंकि अधिलाभ खुद ही घटाया हुआ होता है। अधिलाभ का मतलब होता है औसत लाभ माइनस
सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ से जितना अधिक है वही तो अधिलाभ है, उसका डायरेक्ट क्या कर लेंगे, पूंजीकरण कर लेंगे, ये आपकी ख्याति की राशि आ जाएगी। किस प्रकार, यही प्रश्न है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं किया है। तरीका हम अधिलाभ की विधि लगाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में 1 लाख रुपए औसत लाभ अर्जित करते हैं और इसी प्रकार के व्यवसाय में प्रतिफल की सामान्य दर जो है 10% है। यदि व्यवसाय की निवल परिसंपत्तियां, शुद्ध संपत्तियां, विनियोजित पूंजी 8,20,000 रुपए है, तो पूंजीगत अधिलाभ विधि द्वारा, सुपर प्रॉफिट के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। तो पहले तो सुपर प्रॉफिट निकालिए, फिर हम क्या करेंगे, उसका पूंजीकरण करेंगे, कैपिटलेशन करेंगे। किस प्रकार, देखिए औसत लाभ कितना दिया गया है प्रश्न में, औसत लाभ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ₹1 लाख। सामान्य लाभ कितना है, 8,20,000 का 10% 82,000। तो अधिलाभ कितना आ जाएगा, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ कितना दिया गया है अपने को, 1 लाख। सामान्य लाभ कितना निकल कर के आया है, 82। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 18,000। कितना आ गया, अधिलाभ 18,000। अब इस 18,000 का पूंजीकरण कर दीजिए, वही आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी, ख्याति आ जाएगी। यही आपकी क्या है, गुडविल है, यानी कि ख्याति है। क्या करना है अपने को, औसत लाभ दिया गया है 1 लाख, प्रत्याय दर है 10%, जबकि विनियोजित पूंजी है 8,20,000। तो इस 8,20,000 का 10% निकाला, 82,000 आ गया सामान्य लाभ। औसत लाभों में से सामान्य लाभ 82,000 घटाया, 18,000 क्या आ गया आपका अधिलाभ। और अधिलाभों का पूंजीकरण कैसे करते हो, 100 रेट ऑफ रिटर्न। तो 18,000 गुणा 100/10 करेंगे, 1,80,000 आपका क्या आ जाएगा, ख्याति यानी कि अधिलाभों का पूंजीकरण विधि। क्लियर है यहां तक। अब देखिए ख्याति हेतु जर्नल प्रविष्टि या एंट्रीज जो है वो किस प्रकार से दर्ज की जाती है। सबसे पहला, फर्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर नए साझेदार के प्रवेश पर किसी भी प्रकार से ख्याति खाता खुला हुआ है या गुडविल का जो शेष आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में दिया गया है उसे हम बंद करेंगे। यानी क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आए, आप तो बैलेंस शीट में यह देखिए कि क्या वहां ख्याति लिखा हुआ है। अगर वहां पर ख्याति लिखा हुआ है तो उसे इस प्रविष्टि द्वारा बंद कर दिया जाएगा। चाहे नया साझेदार ख्याति की राशि नगद ला रहा है, नगद नहीं ला रहा है, कुछ भी कहे, तो सब बाद की बात है। अगर बैलेंस शीट के असेट्स में गुडविल लिखा है, बंद कर दीजिए। पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है, यानी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ख्याति का शेष दिया गया है, तो ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट। टू गुडविल क्यों हुआ है, क्योंकि गुडविल संपत्ति है, डेबिट शेष होता है, बंद करने के लिए क्रेडिट कर दिया। कौन से अनुपात में, ओल्ड शेयरिंग रेशियो, पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में। यह अप्लीकेबल तब भी होगा जब साझेदार की डेथ होती है या रिटायर होता है। फिलहाल हम प्रवेश की बात कर रहे हैं, तो प्रवेश के संदर्भ में अगर ख्याति खाता खुला हुआ है तो उसे बंद कर देंगे। अब दो परिस्थिति आपके सामने आएगी। फर्स्ट कंडीशन, अगर नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है, और सेकंड कंडीशन, अगर ख्याति की राशि नगद में नहीं लाता है। अगर नगद में लाता है, फर्स्ट पॉइंट, नगद लाने पर बैंक टू गुडविल, और नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में वितरित करने पर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो ऑलरेडी ख्यातिगाता पुस्तकों में दर्ज है, जो बैलेंस शीट में गुडविल का शेष दिया हुआ है, वो तो पुराने अनुपात में जाएगा, और जो नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेकर के आ रहा है बैंक टू गुडविल, वो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल त्याग के अनुपात में हस्तांतरित होगी। और अगर यह ख्याति की राशि पुराने साझेदार द्वारा फर्म से निकाल ली जाए तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट। दो कंडीशन लिखवाई थी ना मैंने, कौन सी? फर्स्ट के बारे में बात की थी, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है, बैंक टू गुडविल, गुडविल टू कैपिटल, विड्रॉन कर ले, कैपिटल टू बैंक। और सेकंड कंडीशन, यदि नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद में नहीं लाई जाए, तो नहीं लाई जाए तो क्या करेंगे? उसके पूंजी खाते से वसूल की जाएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी किसी भी कंडीशन में जो आपकी गुडविल है, जो पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है, उसे तो हमने बंद कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, गुडविल यहां पर जीरो हो गई। जो नगद लेके आ रहा है बैंक टू गुडविल, गुडविल टू कैपिटल, यह भी जीरो हो गई। और निकालने पर गुडविल इफेक्ट हो नहीं रही है और ख्याति नगद नहीं लाता है तो गुडविल आ ही नहीं रहा है। इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाए सभी समायोजनों के पश्चात, नए साझेदार के एडमिशन के पश्चात किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमाए और लास्ट में पूछा जाए कि जो नई बैलेंस शीट बनने जा रही, जो नया चिट्ठा बनने जा रहा है, उसमें ख्याति का मूल्य क्या होगा? आंसर स्पष्ट है, शून्य। क्यों रहेगा शून्य? जो ऑलरेडी खुला हुआ था उसे बंद कर दिया, जो लेकर गए बैंक टू गुडविल, गुडविल टू कैपिटल, ये भी बंद हो गया। यहां कहीं गुडविल इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए इसके संदर्भ में एएस जो है, लेखा मानक 26 जो है आपका अप्रैल 2003 से आरंभ होने वाले लेखांकन अवधि के लिए किस पर एप्लीकेबल रहेगा? अमूर्त परिसंपत्तियों यानी कि इंटेंजिबल असेट्स के रूप में खर्च संबंधी सूचनाओं के प्रकटन से संबंधित है। इस मानक के अनुसार जितने भी इंटेंजिबल असेट्स है, पहचान योग्य, गैर मुद्रा, अभौतिक अस्तित्व, उत्पाद या माल और सेवाओं तथा प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति या नियंत्रण के संदर्भ में इनको परिभाषित करता है। लेखा मानक 26 अमूर्त संपत्तियों को पहचान योग्य, गैर मुद्रा, अभौतिक अस्तित्व, उत्पादन, इनके रूप में क्या करता है? परिभाषित करता है। यानी कि इंटेंजिबल असेट्स अदृश्य संपत्तियों से संबंधित है। अदृश्य संपत्तियों से संबंधित है। यहां पर क्या ध्यान में रखना है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान लेखा मानक 26 के मापदंड के अनुरूप की जाएगी। आंतरिक रूप से अर्जित ख्याति की पहचान संपत्ति के रूप में नहीं की जाएगी। यानी जो स्व अर्जित ख्याति है, जो आंतरिक रूप से अर्जित ख्याति है, फर्म के व्यापार विस्तार से जो अर्जित की गई ख्याति है, उसे हम कभी भी पुस्तकों में दर्ज नहीं करेंगे। अगर ख्याति के लिए किसी मूल्य का भुगतान किया जा रहा है तभी वो पुस्तकों में आएगी। ये कहता है एएस 26 यानी कि लेखा मानक 26। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंतरिक रूप से अर्जित बॉन्ड, शिखर, प्रकाशन, शेष आदि अमूर्त संपत्तियां नहीं मानी जाएगी। जो स्व अर्जित है उनको अपने को अमूर्त संपत्तियां नहीं मानना है। करना क्या है? अमूर्त परिसंपत्तियों का अपलेखन अतिशीघ्र हो जाना चाहिए। अर्थात किसी भी दशा में परिसंपत्ति की अनुमानित जो जीवन काल है उसके पश्चात जो है ये पुस्तकों में दर्ज नहीं होनी चाहिए। चाहे स्व अर्जित हो या क्रय की गई ख्याति हो, एज सुन एज पॉसिबल उसे राइट ऑफ करना है, उसे अपलिखित करना है। और अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो जब भी पुनर्गठन होगा, साझेदारी, नए साझेदार का प्रवेश, डेथ या रिटायरमेंट, सबसे पहले गुडविल को हम बंद करेंगे। इसी कारण हमने ये प्रविष्टि की थी कि नए साझेदार के प्रवेश पर अगर ख्याति खाता खुला हुआ है तो हम क्या करेंगे? उसे इस प्रविष्टि द्वारा बंद करेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लेखा मानक 26। आंतरिक रूप से अर्जित है, अगर अर्न की है तो पुस्तकों में आएगी ही नहीं। अगर दर्ज है तो उसे हम क्या करेंगे? यथाशीघ्र, शीघ्रातिशीघ्र उसे क्या किया जाएगा? बंद किया जाएगा, उसे राइट ऑफ किया जाएगा। देखिए लेखा मानक 26 के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति को पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा। और क्या करना है? इसे शीघ्र ही पुस्तकों से अपलिखित किया जाना चाहिए। यदि साझेदारी पुनर्गठन पर ख्याति पुस्तकों में दर्ज है तो उसे तत्काल अपलिखित किया जाना चाहिए।
यानी सबसे पहली बात तो यही है कि अगर गुडविल का भुगतान नगद में नहीं है तो हमें ख्याति खाता पुस्तकों में लाना ही नहीं है, और अगर ऑलरेडी है तो उसे जल्दी से जल्दी राइट ऑफ कीजिए, अपलिखित कीजिए। लेकिन अगर पुनर्गठन हो रहा है तब तो तत्काल क्या कर देना है, उसको बंद कर देना है। इसीलिए हमने शायद प्रविष्टि की थी ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, अगर ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हुआ है तो उसे बंद करने पर। अब बात करते हैं स्वअर्जित ख्याति या आंतरिक रूप से अर्जित ख्याति। तो भाई ये तो कभी पुस्तकों में दर्ज होती ही नहीं है, नहीं आएगी पुस्तकों में। और अगर पुनर्गठन के समय स्वअर्जित ख्याति पुस्तकों में है तो क्या करना है, उसी वित्तीय वर्ष में अपलिखित कर दी जाएगी। इन शॉर्ट, चाहे क्रय की गई ख्याति हो, स्वअर्जित ख्याति हो, जब भी पुनर्गठन किया जाए दोनों ही परिस्थितियों में अंतिम परिणाम समान होगा, अर्थात फर्म के पुनर्गठन पर ख्याति खाता पुस्तकों में बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो खरीदी जाए चाहे वो स्वअर्जित की जाए। अंतर समझिएगा, ख्याति पुस्तकों में तभी आएगी जब वो खरीदी गई हो। अगर स्वअर्जित, स्वअर्जित का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने ABC नाम से एक व्यापार शुरू किया, जैसे जैसे वो व्यापार समय अवधि व्यतीत होगी, कस्टमर जुड़ेंगे, थोड़ा मार्केटिंग होगा, एडवर्टीजमेंट होगा, जो ग्राहक है वो हमसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे ख्याति बनना शुरू हो जाती है। तो ये होती है स्वअर्जित ख्याति। एक हमने किसी कंपनी विशेष का नाम खरीद लिया, उसकी ब्रांडिंग खरीद ली, उस नाम से अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये होती है क्रय की गई ख्याति। तो क्रय की गई ख्याति तो पुस्तकों में आएगी, स्वअर्जित तो आएगी भी नहीं। लेकिन किसी भी कंडीशन में दोनों को क्या करना है, अगर पुस्तकों में है तो धीरे धीरे राइट ऑफ करना है, जितना जल्दी हो सके उसको राइट ऑफ करना है। लेकिन अगर पुनर्गठन हो रहा है, नए साझेदार का एडमिशन हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, रिटायर हो रही है, तो तुरंत इस ख्याति को बंद कर दिया जाएगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा, अपलिखित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपन हिडन गुडविल, प्रच्छन्न ख्याति या छिपी हुई ख्याति। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है कि जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, या तो क्या होगा, उसकी एक अलग से अमाउंट दी जाएगी, भाई 50,000 रुपए जो है वो पूंजी के रूप में लेके आ रहा है, 20,000 रुपए जो है वो गुडविल यानी कि ख्याति के रूप में लेकर के आ रहा है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन होती है कि भाई 60,000 रुपए जो है पूंजी के रूप में लेके आ रहा है, या 50,000 रुपए जो है वो पूंजी के रूप में लेकर के आ रहा है। लेकिन वहां होता है क्या है, जैसे कि 60,000 रुपए माना कि 1/4 हिस्से के लिए लेकर के आ रहा है, तो कुल पूंजी 4/1 करोगे तो 2/40 होनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। यानी 60,000 रुपए उसके लाभ के हिस्से के अनुपात में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। लाभ 1/4 दे रहे हो तो पूंजी भी तो 1/4 होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये जो एक्सेस अमाउंट ली जा रही है, जो अधिक की राशि ली जा रही है, उसके लाभ हिस्से से अधिक राशि, यही क्या होती है, हिडन गुडविल यानी छिपी हुई ख्याति। कभी कभी नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का मूल्य नहीं दिया गया होता है। ऐसी स्थिति में नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी, ध्यान से सुनिएगा, नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी और उसके लाभ के हिस्से के आधार पर कुल पूंजी ज्ञात की जाएगी। क्या करेंगे, नए साझेदार ने पूंजी कितनी लाई है, उसका लाभ का हिस्सा कितना है, इसके आधार पर टोटल कैपिटल ज्ञात कर लेंगे, और कुल पूंजी में से सभी साझेदारों की पूंजी घटाकर छिपी हुई ख्याति हिडन गुडविल जो है वो आपको ज्ञात करनी है। क्या करना है, नए साझेदार का लाभ का हिस्सा और उसके द्वारा लाई गई पूंजी, इसके आधार पर कुल पूंजी ज्ञात कर लेंगे, और सभी साझेदारों की जैसे ही आप पूंजी घटाओगे क्या आ जाएगा, हिडन गुडविल छिपी हुई ख्याति। किस प्रकार, देखिए, हेम और नेम एक फर्म में साझेदार है, 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। उनकी पूंजी क्रमों से 80,000 और 50,000 रुपए है। वे 1 अप्रैल 2017 को सेम को भावी लाभ में 1/5 भाग के लिए नए साझेदार शामिल करते हैं। सेम 60,000 रुपए पूंजी लेके आता है, ख्याति के मूल्य की गणना की जाए। यानी कि ए और बी, फर्स्ट और सेकंड पार्टनर हेम और नेम दिया गया, जिनकी पूंजी है 80,000, 50,000। ये पार्टनर आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए 60,000 की पूंजी लेकर के अपने से ख्याति पूछा गया है हिडन गुडविल। तो देखिए कैसे करेंगे कैलकुलेट। जो नया साझेदार आ रहा है सेम 1/5 हिस्से हेतु पूंजी
ये लेके आया है 60, यानी कुल पूंजी जितना भी है उसका 60,000 1/5 शेयर किसका है, सेम का। तो कुल पूंजी कितनी हो सकती है भाई, 1/5 हिस्सा मिल रहा है, पूंजी ला रहा है 60,000, तो कुल पूंजी कितनी हो जानी चाहिए, 5/1 यानी कि 3 लाख। यह पूंजी होनी चाहिए 60,000 फॉर 1/5 शेयर, कुल पूंजी 5/1 3 लाख। जबकि वास्तविक पूंजी है कितनी, वास्तव में जो पूंजी दी गई है वो है 80, 50 और 60,000। ये 1,10,000 आ गई फर्म की ख्याति या फर्म की हेड एंड गुडविल। 60,000 फॉर 1/5 शेयर, 1/5 हिस्से के लिए, तो कुल पूंजी 5/1 किया 3 लाख। जबकि वास्तव में पूंजी 80 और 50 1 30 और 60 1 90 है, तो 1,10,000 रुपए क्या है, हिडन गुडविल है, छिपी हुई ख्याति है। लेकिन इसके अंतर्गत जो नया साझेदार है सेम का हिस्सा, तो सेम का हिस्सा कितना हो सकता है, 1,10,000 का 1/5 यानी कि 22,000 रुपए। सेम की ख्याति कितनी बन रही है, 22,000 यानी कि 22,000। क्लियर है। हिडन गुडविल कैसे आएगी, नए साझेदार का लाभ का हिस्सा और उसकी कुल पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कर लेंगे और वास्तविक साझेदारों की पूंजी घटा दी जाएगी, वो आपकी फर्म की हिडन गुडविल छिपी हुई ख्याति, और उसमें नए साझेदार का हिस्सा 1/5 कर लो, उसकी पूंजी जो है स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी। अब इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, यदि सेम इस ख्याति की राशि नगद में लेकर के आता है तो क्या समायोजन एंट्रीज जो है वो आपकी दर्ज की जा सकती है। पॉइंट नंबर ए, यदि सेम 22,000 रुपए ख्याति की राशि नगद लेकर के आता है तो हम क्या प्रविष्टि करेंगे। तो 60,000 तो क्या थी, इनकी कैपिटल थी, और 22,000 रुपए अगर वो गुडविल यानी ख्याति लेकर के आता है तो जो प्रविष्टि की जाएगी वो इस प्रकार से की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 82,000 टू सेम्स कैपिटल 60,000 और ये उसका हिस्सा यानी कि गुडविल ख्याति जो है वो आ जाएगी 22,000 यानी कि 22,000। क्लियर है। बैंक डेबिट 82,000 टू सेम्स कैपिटल 60,000 टू गुडविल वो आ जाएगी आपकी 22,000 यानी कि 22,000। अब क्या करना है, इस गुडविल की अमाउंट को, ये जो ख्याति है इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 22,000 और किस में हस्तांतरित किया जाएगा, साझेदारों के त्याग के अनुपात में नेम और हेम और नेम में ट्रांसफर करेंगे। टू हेम्स कैपिटल टू नेम्स कैपिटल, कौन से अनुपात में, त्याग अनुपात। और त्याग का अनुपात क्या होगा, सूचना के अभाव में जो पुराना अनुपात है वही त्याग का अनुपात लिखा जाएगा। यानी कि ये जो 1/5 हिस्सा प्राप्त कर रहा है, किससे प्राप्त कर रहा है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, जो पुराना अनुपात होगा 3:2 वही क्या माना जाएगा, त्याग का अनुपात माना जाएगा। तो ये जो 22,000 रुपये गुडविल लेकर के आ रहा है ये पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में हस्तांतरित कर दी जाएगी। कितना आ जाएगा, 6 1 13,200 और आ जाएगा आपका 8,800। ये इस प्रकार से आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वितरित की जाएगी। अगर ख्याति की राशि नगद में लाता है और अगर नगद में नहीं लाता है
तो फिर क्या करना है, माना है कि 60,000 में ये गुडविल शामिल है। किस प्रकार, देखिए पॉइंट नंबर बी, यदि सेम ख्याति की राशि नगद में नहीं लाता है तो क्या एंट्री करेंगे। यानी टोटल 60,000 ही लेकर के आ रहा है। ये लीजिए बैंक डेबिट टू सेम्स कैपिटल, और ये राशि जो अपने को दे रखी है वो है 60,000। गुडविल जो है नगद में नहीं लेके आ रहा है, लेकिन गुडविल तो है कितना, ये अपने ने कैलकुलेट किया था 22,000। कैसे, नए 60,000 का लाभ का हिस्सा, उसकी पूंजी के आधार पर कुल पूंजी ज्ञात की, कुल पूंजी में से वास्तविक कुल पूंजी घटा दी, ये आपकी फर्म की ख्याति, और ये चूंकि 1/5 हिस्से के लिए तो 22,000। नगद में ला रहा है तो 60,000 पूंजी, 22,000 ख्याति 82 लेके आएगा। नगद में नहीं लेके आ रहा है तो टोटली 60,000, लेकिन गुडविल तो है इसमें। अब क्या करेंगे, अगर नगद में नहीं लेकर के आता है तो मैंने लिखाया था न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि सेम्स कैपिटल डेबिट 22,000 टू किस में ट्रांसफर हो जाएगा, हेम और नेम में 3:2 में। टू नेम्स कैपिटल कितना आ जाएगा, 13,200 और 8,800। इस प्रकार से क्या किया जाएगा, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। नगद लाए तो एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगी, वो 22,000 ट्रांसफर करेंगे। अगर नगद नहीं लाया तो ना तो गुडविल क्रेडिट हुआ है ना ही गुडविल डेबिट। यानी अगर ख्याति हेतु मूल्य नहीं चुकाया गया है तो पुस्तकों में कभी ख्याति खाता आएगा ही नहीं, पूंजी खाते से क्या कर दिया जाएगा, उसे एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये आपकी हिडन गुडविल भी होगी, और गुडविल के संदर्भ में समायोजन प्रविष्टि भी। अगर नगद में लाए तो क्या एंट्री करेंगे, नगद नहीं लाए तो क्या एंट्री करेंगे। और अगर इससे पहले यहाँ पर लिखा होता कि फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता 2 लाख रुपए पर खुला हुआ है, या फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता 1 लाख रुपए पर खुला हुआ है, तो इसे हम 3:2 में बंद भी कर देते। हेम डेबिट, नेम डेबिट टू गुडविल। अगर पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ होता, यानी कि बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में गुडविल दिया गया होता, फिलहाल ऐसा नहीं है। ये आपका हो गया गुडविल, यानी कि ख्याति के संदर्भ में जो भी समायोजन किया जा सकता है। अब बात करेंगे साझेदारों की पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन किस प्रकार किया जाएगा, 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि अगर नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी की राशि ही नहीं दी गई हो तो हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो पुराने साझेदार है, उनकी पूंजी का अंतिम शेष उनके लाभ के हिस्से के आधार पर कुल पूंजी ज्ञात करेंगे, और कुल पूंजी में से नए साझेदार का हिस्सा निकाल लिया जाएगा। किस प्रकार, देखिए यदि नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी की राशि नहीं दी गई हो, यानी कि राम और श्याम साझेदार है, मोहन एडमिशन लेता है, लेकिन मोहन पूंजी कितनी लाएगा, किसी प्रश्न में इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो क्या करेंगे, पुराने साझेदारों की अंतिम पूंजी क्लोजिंग कैपिटल और उनके लाभ के हिस्से के आधार पर कुल पूंजी ज्ञात की जाएगी। जितना भी अंतिम पूंजी है उनका लाभ का हिस्सा, उससे कुल पूंजी, और कुल पूंजी के आधार पर नए साझेदार के लाभ हिस्से के अनुसार उसकी पूंजी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यानी नया साझेदार 1/4 है तो कुल पूंजी 1/4 कर देंगे, नया साझेदार 1/5 है तो कुल पूंजी 1/5 कर दिया जाएगा। इस प्रकार से गुडविल जो है, ख्याति जो है, ज्ञात कर ली जाएगी। कैसे, देखिए ए बी एक फर्म में साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 35,000 और 25,000 रुपए है। यानी पूंजी दी गई है 60,000, वे 2:1 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को लाभों में 1/4 भाग के लिए शामिल करते हैं। नया साझेदार आ गया सी 1/4, लेकिन पूंजी कितनी लेके आया है, प्रश्न में कोई सूचना नहीं है। प्रश्न में लिखा है सी द्वारा अपने लाभ के हिस्से के आधार पर पूंजी लाई गई। सी द्वारा लाई गई
पूंजी की राशि ज्ञात कीजिए और आवश्यक प्रविष्टि भी दीजिए। यानी ए और बी की पूंजी दी गई है 35 और 25, उनका लाभ कैसा 2-1। सी आया है 1/4 हिस्से के लिए, लेकिन पूंजी कितनी लाया यह नहीं दिया गया है, ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, सी का लाभ में हिस्सा कितना है 1/4, सी फॉर 1/4 शेयर। तो ए और बी का कितना आ जाएगा, ए एंड बी का हिस्सा, भाई 1/4 तो सी का ही है, तो 1 में से 1/4 घटाएंगे, 3/4 हिस्सा जो है तो ए और बी का सम्मिलित है। अलग अलग निकालना हो तो 2/3 1/3 कर देंगे, फिलहाल यह आवश्यकता नहीं है। कुल ए और बी का लाभ 3/4 है, और ए एंड बी की पूंजी कितनी है, इनकी पूंजी दी गई है 35,000 प्लस 25,000 बराबर 60,000, यानी कि 60,000। कुल हिस्से में 1/4 हिस्सा सी का, ए और बी का हिस्सा 3/4, जिनकी पूंजी जो है वो कितनी आ गई आपको 1/4, 3/4 और 60,000। ये ए और बी की कुल पूंजी है, तो तीनों की कुल पूंजी कितनी आएगी, सी आया 1/4 के लिए, ए और बी 3/4 के लिए, और 3/4 के लिए इनकी पूंजी कितनी है 60,000। 60,000 कुल पूंजी का 3/4 हिस्सा है, तो कुल पूंजी कितनी आ जाएगी, ये लीजिए 4/3। तो सी की पूंजी कितनी आ जाएगी, ये हो गई आपकी कुल पूंजी 60,000 गुणा 4/3, कुल पूंजी है ना। सी का हिस्सा कितना है 1/4, ये लीजिए 1/4 बराबर आ जाएगा 20,000। यही लिखा गया था। क्या लिखा गया था अपने ने, देखिए पुराने साझेदारों की अंतिम पूंजी कितनी थी 35 और 25 60,000, और उनके लाभ के हिस्से, उनका लाभ हिस्सा कितना था 1/4, तो उनका बचा 3/4 के आधार पर कुल पूंजी ज्ञात करेंगे 60,000 गुणा 4/3। और कुल पूंजी में से क्या लिखा था, नए साझेदार के लाभ के हिस्से के आधार पर उनकी पूंजी ज्ञात कर लेंगे, 1/4 करेंगे, ये आ जाएगी सी की पूंजी। प्रविष्टि क्या की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और यह राशि जो लेकर के आया है वो लेके आया है 20,000। बस एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, नए साझेदार द्वारा लाई गई राशि नहीं दी गई है। 1/4 के लिए कितना लाएगा, तो शेष की 3/4 के लिए कितना है, 3/4 का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो 4/3। कुल पूंजी सी का हिस्सा 1/4, 1/4 तो 1/4, 1/5 तो 1/5, 1/3 है तो 1/3 करेंगे अपने कुल पूंजी में, सी का हिस्सा आ जाएगा और राशि ले आएगा बैंक टू सीज कैपिटल। ये तो तब जब नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी नहीं दी गई हो। और इसका दूसरा जो पैटर्न है वो ये होता है कि अगर पुराने साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हिस्से के आधार पर समायोजित की जानी हो, या जो भी नया लाभ हानि विभाजन अनुपात हो उसके अकॉर्डिंग उनकी पूंजी होनी चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए यदि पुराने साझेदारों की पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित की जानी हो, तो ध्यान से देखिएगा, नए साझेदार के लाभ हिस्से और उसके द्वारा लाई गई पूंजी, ये दो चीजें, नए साझेदार का लाभ हिस्सा और उसके द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर कुल पूंजी ज्ञात की जाएगी। और कुल पूंजी को नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा, जो साझेदारों की अंतिम पूंजी होने वाली है। अंतिम पूंजी निकाल लिया। अब देखिए, जो पहले पूंजी दी गई थी, इस अंतिम पूंजी से अगर ज्यादा है, एक्सेस है, तो वह राशि फर्म से निकाल ली जाएगी, जबकि अगर कम है तो अतिरिक्त राशि फर्म में लाई जाएगी। किसी साझेदार की पूंजी ज्ञात अंतिम शेष से कम है
तो उसके द्वारा अतिरिक्त पूंजी लाई जाएगी, जबकि किसी साझेदार की पूंजी ज्ञात पूंजी शेष से अधिक है तो यह अतिरिक्त राशि फर्म से निकाल ली जाएगी। क्लियर है? कम है और ले आएंगे, ज़्यादा है विड्रॉन कर लेंगे। करना कैसे है? नए साझेदार की पूंजी लाभ के हिस्से के आधार पर कुल पूंजी ज्ञात कर लो और कुल पूंजी को क्या कर दीजिए, नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित कर दीजिए। यही अंतिम शेष है। किस प्रकार? देखिए, ए बी एक फर्म में साझेदार है और 2:1 में लाभ विभाजन करते, ये पुराना अनुपात है। सी लाभ के 1/4 भाग के लिए शामिल करते हैं। सी 20,000 रुपये पूंजी के लिए लाता है। ख्याति, परिसंपत्ति, दायित्व से संबंधित सभी समायोजनों के पश्चात पुराने साझेदार ए और बी की पूंजी क्रमशः 40,000 और 15,000 है। सी 1/4 के लिए 20,000 लेकर के आ रहा है। दो जो शेष साझेदार है ए और बी, इनका अंतिम शेष है 45 और 15। यह निर्णय लिया गया कि साझेदारों की पूंजी, ध्यान से सुनिएगा, यह निर्णय लिया गया कि साझेदारों की पूंजी जो है नए लाभ हानि विभाजन अनुपात के अनुसार होगी। ए और बी नई पूंजी ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए वे रोजनामचा में प्रविष्टि कीजिए कि जिस साझेदार की पूंजी कम होगी वह आवश्यक राशि या रोकड़ लेकर के आएगा और जिसकी पूंजी एक्सेस में है, ज्यादा में है, तो वह राशि जो है फर्म से निकाल ली जाएगी। प्रश्न में देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। ये इंफॉर्मेशन है, ए और बी 2:1 में, सी एक नया साझेदार है 1/4 सी के लिए। तो सबसे पहले तो हम नया लाभ हानि विभाजन अनुपात याद कर लेते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता अपने को होने वाली है। माना कुल लाभ, ये हमने 1 और सी का हिस्सा ये आ गया 1/4, तो पीछे कितना बचेगा? बराबर 3/4 जो कि 2:1 में है। क्लियर है? सी 1/4 हिस्से के लिए कुल लाभ माना 1, सी को सी का हिस्सा दिया, शेष लाभ 3/4 जो कि 2:1 में। अब देखिए इसमें से ए को कितना मिलेगा? ए को जो राशि मिलेगी वो इस प्रकार है, 3/4 का 2/3। बी को कितना मिलेगा? ये जो 3/4 हिस्सा है इसका 1/3 और सी का जो हिस्सा है वो है 1/4। कितना आ जाएगा? 2/4, 1/4 और 1/4। नया अनुपात हो गया 2:1:1। क्लियर है? 2:1:1। ए बी 2:1, सी 1/4 के लिए सी को सी का हिस्सा दिया, बचा वाला बी बी में बांट दिया। ये आपका आ गया नया अनुपात 2:1:1। आपको करना क्या है? जो नया साझेदार है सी, उसका लाभ का हिस्सा 1/4, पूंजी है 20,000, इसके आधार पर कुल पूंजी ज्ञात कीजिए। तो 1/4 हिस्सा है 20,000, तो कुल पूंजी कितनी होगी? 80,000 रुपए। और 80,000 को क्या कर दीजिए? 2:1:1 में डिवाइड कर दीजिए, ये अंतिम शेष आ जाएगा। जितना कम है और ले आएंगे, ज्यादा है विड्रॉल कर लेंगे। कैसे? देखिए, सी का लाभ हिस्सा 1/4, सी द्वारा लाई गई पूंजी 20,000, तो भाई कुल पूंजी कितनी आएगी? 80,000 यानी कि 80,000। अगर 1/4 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हो तो कुल पूंजी आ गई आपकी 80,000। अब इसमें ए का हिस्सा कितना आएगा? $80,000 का 2/4 यानी कि 40,000। बी की पूंजी कितनी आएगी? 80,000 का 1/4 यानी कि 20,000।
सी की पूंजी, ये अंतिम पूंजी आनी है। नए साझेदार की पूंजी उसके लाभ के हिस्से के आधार पर कुल पूंजी, और कुल पूंजी को नए अनुपात में बांट दीजिए, यही आपकी अंतिम पूंजी होगी। बिल्कुल ऐसा कैसा हमने नोट में लिखा है। क्या लिखा था? अगर ऐसा कैलकुलेट करना है तो नए साझेदार के लाभ हिस्से जो कि दिया गया था 1/4 और उसके द्वारा लाई गई पूंजी जो कि दी गई थी 20,000। तो रेसिप्रोकल किया, 80,000 कुल पूंजी ज्ञात कर लेंगे और कुल पूंजी को नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा। ये अपने ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जिसकी पूंजी एक्सेस में है, जैसे कि ए की पूंजी दी गई थी अपने को 45,000, जबकि कितना रखना है 40,000, तो ये 5,000 रुपए यहां से निकाल लेगा। बी की पूंजी कितनी है 15,000, जबकि कितनी रखनी है पूंजी 20,000, तो बी जो है 5,000 ले आएगा। ए की पूंजी का शेष 45,000 रुपए है, जबकि इसे 40,000 रुपए रखना है। अतः 5,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी फर्म से निकाल ली जाएगी। क्लियर है? कितनी रखनी है पूंजी 40,000, 40,000 ही रखना है। फिलहाल 45,000 है, 5,000 रुपए निकाल लेंगे। ये लीजिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिंग 5,000 एडिशनल कैपिटल विड्रॉन, 5,000 की जो अतिरिक्त पूंजी है फर्म से निकाल ली गई है। और इसी के आधार पर हमें क्या करना है, जो बी की पूंजी दी गई है कितना 15,000 यानी कि जो 15,000 है, जबकि अंतिम शेष कितना रखा जाना है 20,000 यानी 5,000 रुपए बी से अतिरिक्त मंगवाया जाएगा। क्या प्रविष्टि करेंगे, बी की पूंजी का शेष 15,000 रुपए है, जबकि अंतिम शेष जो है 20,000 रुपए रखा जाना है। अतः 5,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी लगाई जाएगी। क्योंकि इनका बैलेंस 15,000 दिया गया था, हमें 20,000 बनाए रखना है, 5,000 रुपए एडिशनल कैपिटल ले आएंगे। प्रविष्टि करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल ₹5,000। ये अपने को दो कंडीशंस होती है, एक तो नए साझेदार की पूंजी नहीं होती, तो पुराने साझेदारों की अंतिम पूंजी, अंतिम शेष के आधार पर कुल पूंजी ज्ञात कर लो और नए का शेष निकाल लो, जो भी 1/4, 1/5, 1/3 है, एंट्री कर दो बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और नए की पूंजी के आधार पर पुराने का एडजस्ट करना है, तो जो भी नए की पूंजी दी गई है उसका रेसिप्रोकल कर दो, कुल पूंजी नए अनुपात में बांट लो। अगर पूंजी ज्यादा है तो निकाल लेंगे, अगर कम है तो यहाँ पर अतिरिक्त धनराशि जो है वो लगाई जाएगी। तो ये आपका हो गया लाभ हानि विभाजन अनुपात, नया पुराना त्याग का अनुपात। जो नया साझेदार पूंजी की राशि नगद में लाता है
या संपत्तियों के रूप में। संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन, अवितरित लाभों और हानियों का वितरण, ख्याति हेतु समायोजन और अंत में जो आ गया अपना पूंजी हेतु समायोजन। तो फिलहाल इस सेशन में जो है हम ये सारा बेसिक्स देख चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जो आपके न्यूमेरिकल प्रश्न है या जो आपके डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।